AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ये ब्लड कैंसर की एक फॉर्म है और ये सबसे एग्रेसिव ब्लड कैंसर की फॉर्म है कि इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। जो वो हमारे साथ रहे 8 महीने, कोई भी उनको मेजर इन्फेक्शन नहीं हुई। थोड़े बहुत फीवर आता था, वो अपना उस दिन फास्टिंग करते थे, लिक्विड डाइट लेते थे, वो ठीक हो जाता था। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद, इस नाम से हेल्थ सेक्टर में कौन वाकिफ़ नहीं है। डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है, लेकिन फिर भी आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ में हैं उन्हीं की बेटी डॉक्टर अनुपम दीप आज़ाद। डॉक्टर अनुपम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू सो मच। और देखने वाले दर्शकों को प्यार भरी नमस्कार, थैंक यू। डॉक्टर अनुपम दीप, हम डॉक्टर आज़ाद के बारे में, हम ही नहीं हमारे सारे दर्शक डॉक्टर आज़ाद के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे कि उनकी लाइफ कैसी रही। उन्होंने होलिस्टिक लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ बताया, वही हम आपसे जानना चाहेंगे कि उनकी उस लाइफ के बारे में भी आप हमें बताइए। जी ज़रूर वंदना जी। बचपन से मैंने अपने फादर साहब डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी को सिर्फ लोगों की भलाई करते हुए देखा है। जब मैं छोटी थी तो वो साइंस के जो बहुत प्रोग्राम होते थे, शायद उनके पुराने दोस्तों को याद भी हो कि ज्ञान विज्ञान प्रोग्राम चला था, जगह जगह घूम के लोगों को साइंस के बारे में, इसके यूजेस के बारे में बताना। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे MD तो उन्होंने करी हुई थी, बहुत सारे अल्टरनेटिव पैथीज़ में जैसे ऑक्यूप्रेशर, ऑक्यूपंचर, योगा, इन सब में अलग अलग कोर्सेज करे। और सबसे अच्छी बात वंदना जी ये कि उन्होंने जहाँ भी वो SMO रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करा। जहाँ रहे उन्होंने नौकरी करी, साथ साथ में जो अल्टरनेटिव पैथीज़ जो कि उनका एक पैशन कहा जाएगा, उनमें इंटरेस्टेड थे और उनकी मैक्सिमम कोशिश रहती थी कि इनको वो लोगों को बताएं, सिखाएं और उनकी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और उनका एक जो मेन फील्ड था कि जो जहर मुक्त खेती, तो वो खेती विरासत मिशन के डायरेक्टर भी थे और जहर मुक्त खेती, अच्छी डाइट, इसके बारे में भी लोगों को बताते थे। जी, वो होलिस्टिक लाइफ पर जोर देते थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये होलिस्टिक लाइफ, क्या उन्होंने खुद ने भी इसी उस पैटर्न पर चले थे वो? जी बिल्कुल, जो हम लोग अपने पेशेंट्स को बताते हैं वो बताते रहे भी हैं, सारा उन्होंने खुद अपने ऊपर लागू किया है। पहले उसके रिजल्ट्स देखे हैं, तभी हमने वो बाकी लोगों को बताया। डॉक्टर आज़ाद को AML था, ये तो डॉक्टर्स की भाषा है, तो आम इंसान नहीं समझता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये AML क्या है। वंदना जी, जैसे मेरे फादर साहब डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी वो होलिस्टिक हीलिंग के बड़े ज़्यादा फ़ैन थे, उसके फेवर में बोलते थे। लेकिन जब उनको कैंसर हुआ, उनको एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया था, इसको AML की फुल फॉर्म यही है। तो बहुत सारे जो होलिस्टिक हीलिंग के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उनको एक धक्का जैसे लगा। जो उनके पेशेंट्स से मेरे पास मैसेज आए कि सर तो इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, तो ये कैसे हो गया। तो आज जो है हम लोग इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये इसके रीज़न क्या हैं, क्या हुआ, उनके आखिरी जो कुछ दिन थे वो कैसे थे। जी बिल्कुल। तो आपने हमें जैसे अभी बताया कि AML था उनको, तो इसके होने के क्या कॉजेज़ होते हैं और क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलता है कि उनको ये चीज़ हुई थी, आपको कब पता चला और कैसे पता चला? वंदना जी, जो AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, ये ब्लड कैंसर की एक फॉर्म है और ये सबसे एग्रेसिव ब्लड कैंसर की फॉर्म है कि इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। तो अक्टूबर में पापा को बार बार फीवर आ रहा था, तो जो फीवर आ रहा था तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा करवाते नहीं थे, अपने रूटीन वाला सारा जो काढ़े वगैरह लेते वही लेते थे। तो हम लोगों ने उनके टेस्ट करवाए, उसमें काउंट्स काफ़ी डाउन थे। तो नवंबर में हम लोगों को पता चला, बायोप्सी करवाई थी कि उनको AML है।
तो ऐसे पता चला। इसके होने के कारण क्या थे? थोड़ा सा AML के बारे में पहले बता दूं कि ये चीज़ क्या है, क्योंकि मुझे कई क्वेश्चंस आए थे कि कौन सी स्टेज का कैंसर था जी। तो जो ब्लड कैंसर होता है इसमें स्टेजिंग नहीं होती है, ये तो या तो एक्यूट होगा या ये क्रॉनिक होगा, और इसकी आगे सब टाइप्स होती हैं। जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है ये 3 तरह के ब्लड सेल्स को इफेक्ट करता है। नंबर 1 जो RBCs होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं जी। नंबर 2 सेल्स जो होते हैं वो होते हैं मोनोसाइट्स, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। नंबर 3 सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो आजकल सबको पता ही है, बड़ी कॉमन भाषा में बोलते हैं कि जी मेरे सेल डाउन हो गए, है ना, उसमें इंटरनल ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो ये 3 तरह के जो सेल लाइंस हैं इनमें इफेक्ट आता है। जो रॉन्ग वाले बोन मैरो में गलत वाले ब्लड सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं और वो नॉर्मल सेल्स को बनने नहीं देते। तो जो AML के 3 मुख्य कारण हैं जो लिटरेचर में दिए गए हैं वो है रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर और स्मोकिंग। ये 3 रीज़न हैं। और दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जो कैंसर होता है ये कोई आम बीमारी नहीं है। आम बीमारी इन द सेंस कि ये ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ है या BP है, ये जो है आपके जीन्स में जाके जीन्स को म्यूटेट कर देती है। जो आपकी जेनेटिक मशीनरी है ये उसमें घुसेगा, उसके जो जीन्स के को म्यूटेट कर देगा, जीन ही चेंज हो जाएगा। और AML की खास बात ये है कि ये जीन्स जो है फैमिली में ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, ये जो है उनके जो लाइफस्टाइल था, जो उनका पास्ट में कहीं एक्सपोजर हुआ इन 3 चीज़ों में से, उसके कारण ड्यूरिंग द लाइफ टाइम उनका जो जीन्स हैं वो AML के लिए म्यूटेट हो गए। जीन्स एक्सप्रेस भी होते हैं? जी, तो अगला हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि जो जीन्स थे वो म्यूटेट हो गए। अब ये भी हो सकता था कि जो उनका लाइफस्टाइल था बहुत हेल्दी था तो ये जीन्स चुपचाप पड़े भी रह सकते थे। जीन्स म्यूटेट हो गए, 3 रीज़न मैंने बता दिए आपको। और जीन्स उसके बाद में एक्सप्रेस भी हो गए। एक्सप्रेस का मतलब हो गया कि उन्होंने जो करना था, जिसके लिए उनमें जो चेंजेस आए थे वो पर्टिकुलर चेंजेस बाहर आ गई, मतलब कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया फुल ऑन उन पे दिखने लग गया। यहाँ पे एक साइंस की बात करनी बनती है जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। एपी का मतलब होता है अबव, जेनेटिक्स का मतलब जीन्स। सो देयर इज़ अ साइंस जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स। इसका मतलब होता है कि अगर आपके जीन्स म्यूटेट हो भी गए हैं लेकिन आपका अगर एनवायरनमेंट प्रॉपर है तो वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। लेकिन डॉक्टर आज़ाद सर के केस में ऐसा क्या हुआ, ये जीन्स जो हैं म्यूटेट चुपचाप बैठे रहने की जगह ये एक्सप्रेस भी हो गए। तो अगर मैं उनका लाइफस्टाइल देखूं तो इसमें 2 मेन रीज़न्स जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। उन रीज़न्स की बात करने से पहले हम लोग एक बात और करते हैं, जो पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं वो क्या हैं। आजकल अगर हम बात करें कि हमारी हेल्थ ऐसी है तो उसको संभालने वाले खंबे कह लीजिए, आप स्तंभ कह लीजिए, पिलर्स वो क्या हैं। नंबर 1 डाइट, अच्छी डाइट। नंबर 2 फिज़िकली एक्टिव लाइफस्टाइल। नंबर 3 स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री आप हमेशा नहीं रह सकते, बट तरीके होते हैं कि आपको डिस्ट्रेस अपने आप को कर सको। जो एक चौथी बात है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रिस्टोरेटिव स्लीप। रिस्टोर ऐसी नींद जो आपकी बॉडी में जो ड्यूरिंग द डे जो भी तोड़ फोड़ हुई है, जो भी आपकी बॉडी में इंसल्ट हुई है, कुछ सेल टूटे फूटे हैं, आप किसी स्ट्रेस में गए हो, आपने बहुत ट्रैवल किया है, बॉडी टायर्ड है, तो इसकी हीलिंग कब होगी? इसकी हीलिंग तब होती है जब आप एक प्रॉपर स्लीप लेते हो। आपके जो बॉडी के सेल्स हैं वो मिस्त्री जो होते हैं, मान लो वो बाहर निकल आते हैं और बॉडी की जो तोड़ फोड़ होगी उसको ठीक करते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट पे मैं अगर देखूं उनका लाइफस्टाइल तो उसमें जो ये रिस्टोरेटिव स्लीप है ये मिसिंग थी, क्योंकि उन्होंने कोविड के बाद काम बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया था। सुबह सुबह हम लोग सुबह 5 बजे उठ के वो अपना सारा घर का देखते थे काम, घर की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करते थे। फिर उसके बाद वो अपने क्लिनिक में आते थे, क्लिनिक के बाद वो फिर शाम को जूम मीटिंग्स करने, कभी KVM के साथ या उनके बहुत सारे ग्रुप्स जिसमें वो अटैच हैं उनकी डिमांड पे वो मीटिंग्स करते थे। तो आई वुड से कि उनका जो रेस्ट टाइम था वो काफ़ी कम हो गया था। तो विद एज मुझे लगता है ये फैक्टर इसमें काफ़ी ऐड ऑन किया है इसने। सो इसको मैं नंबर 1 फैक्टर बोलूँगी। नंबर 2 फैक्टर देखा जाए तो वो होगा उनकी लाइफ में नेगेटिविटी। यहाँ भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, उसके बारे में बात करना बनता है जी। हम लोग जैसे मैं एज अ ह्यूमन बीइंग या कोई भी बंदा किसी से कैसे रिलेट करता है,
मतलब मैं हूँ, मेरे आसपास कुछ चीज़ें हैं, मेरे आसपास लोग हैं। तो इसमें जो सबसे पहली फॉर्म होती है वो होती है लव की, ठीक है। मैं मेरी अपनी कार से, गाड़ी से, मदर फादर, एक अटैचमेंट है, एक लव है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। नंबर 2 जिसको बोलते हैं वो कहते हैं सिंपैथी, सहानुभूति। उसमें ये होता है कि कोई बंदा आपको अपना दर्द बता रहा है, आपको उससे सिंपैथी हो जाती है, आप कहते हो हाँ भाई बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तीसरी फॉर्म होती है, ये ध्यान देने वाली बात है, उसको बोलते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मुझे हिंदी वर्ड नहीं मिला, बट इट इज़ नॉट सहानुभूति, ये उससे ऊपर की बात होती है। EMPATH, एम्पैथ्स। सो कुछ लोग होते हैं जो एम्पैथ्स होते हैं। एम्पैथी की खास बात यह है कि जब आप किसी एम्पैथ से बात करते हो, है ना, आपकी कोई आपको सपोज़ वो किसी से पेशेंट को बता रहा है कि मेरे घर में कोई डेथ हो गई है या मेरे घर में मेरा बच्चा बीमार है, वो रो रहा है, तो जो बंदा एक जो बहुत इसको अपने ऊपर ले लेगा वो उसको फील करेगा, और हो सकता है वो एम्पैथ जो है उसके आंसू भी निकल आए। सो ही वॉज एन एम्पैथ। जो पेशेंट्स की जो चारों ओर उस समय जो नेगेटिविटी चल रही थी, ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ। ये एम्पैथ होने का फ़ायदा भी होता है कि आप फील करते हो, नुकसान भी होता है कि आप अपने ऊपर ले लेते हो। सो कुछ तरीके होते हैं जो लोग बाय नेचर एम्पैथ्स होते हैं, वो इनको अपने ऊपर कैसे नहीं लेना। देयर आर मैनी मेथड्स, क्योंकि मैं भी एम्पैथ हूँ। तो वो मेथड एक एम्पैथ के लिए यूज़ करने बेहद ज़रूरी है कि जो आप लोगों को हील करना चाहते हो, आपकी इनबिल्ड आपका कैरेक्टरिस्टिक है कि आप चाहते हो कि आप लोगों को ठीक करो। आप उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अंदर फीड है, ये इन्फॉर्मेशन। आप दुनिया का भला करना चाहते हो, लेकिन उस भलाई में अब आपकी अपनी सेहत नहीं बिगड़नी चाहिए। उसके भी तरीके होते हैं, और उन्होंने वो तरीके जो हैं वो नहीं अपनाए। एक जब मैं वंदना जी इसके बारे में 8 महीने से मैं यही सोच रही थी एज ए डॉक्टर और एज ए डॉटर कि ये क्यों हुआ। तो उसमें एक बात मुझे सर्च करते करते और पता चली। रामकृष्ण परमहंस जी हैं जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं जी। उनको थ्रोट कैंसर था, गले का कैंसर। और जो रामकृष्ण परमहंस जी हैं वो इनलाइटेंड मैन है, मतलब भगवान से जुड़े हुए हैं, उनकी एनलाइटनमेंट हो चुकी थी, बट स्टिल ही हैड थ्रोट कैंसर। तो इसके बारे में लोगों के बड़े क्वेश्चन उठे थे कि इतने एनलाइटेंड बंदे को कैंसर कैसे हो गया। सेम क्वेश्चंस। उसका रीज़न भी यही होता है, जो बहुत अच्छा बंदा होता है वो दूसरे की नेगेटिविटी अपने ऊपर ले लेता है और वो बीमारी के रूप में प्रकट हो जाती है। सो ये 2 रीज़न है कि जीन म्यूटेट हो गए, उसके 3 रीज़न। ये 2 रीज़न जो स्पेसिफिकली डॉक्टर आज़ाद सर की लाइफ में कि ये रीज़न थे, उनके जो जीन्स थे रॉन्ग वाले वो एक्सप्रेशन में आ गए। ये सच है कि वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए थे। वो हमेशा बात किया करते थे कि इस जहान से भी ऊपर एक और जहान है जहाँ की ऊर्जा आपके अंदर आराम से आ जा सकती है, और ये बात उन्होंने मुझे कई बार बोली भी थी। तो मैं ज़रूर यही कहूँगी कि वो स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हुए थे। जब आपको पता चला कि डॉक्टर साहब को कैंसर हो चुका है, उसके बाद आपने क्या किया? उनके जीवन में आगे क्या क्या हुआ? उनके जीवन ने किस तरीके का मोड़ लिया? जब हम लोगों को पता चला कि पापा को AML वाली प्रॉब्लम है, तो नेचुरली जो कैंसर स्पेशलिस्ट था उससे मिले हम लोग। उन्होंने कीमो सजेस्ट करी, तो हम लोगों ने कीमो के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि अगर वो कीमो करवा लेते हैं तो उनकी लाइफ 6 मंथ्स है। अगर कीमो नहीं करवाते तो ही विल सर्वाइव ओनली फॉर 2 मंथ्स, सिर्फ 2 महीने उनकी लाइफ है। तो उनको केमिकल से सख्त नफरत थी। उनको अंदर से पता भी था कि कहीं ना कहीं ये केमिकल एक्सपोजर से ये बीमारी आई हुई है उनके अंदर। सो उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद जैसे उनकी नेचर है, उन्होंने लिटरेचर में इसके बारे में बहुत सारी सर्च करनी शुरू कर दी। कुछ सर्टन मेडिसिन्स, कोई काढ़े, सर्टन फ्रूट्स, सर्टन थेरेपीज़, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उनकी लाइफ में ऐड ऑन करी, और मतलब पूरे धड़ल्ले से सारा कुछ एकदम शुरू कर दिया कि नहीं, इसको हम लोग ने प्रॉपर एक फ़ाइट देनी है इस डिसीज़ को। तो उसमें एक जो हाइड्रोजन थेरेपी उन्होंने ली थी, उसका भी इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई तरह के नए फ्रूट स्टार्ट किए, कई चीज़ें हुई उसमें, वो हम लोग कभी फिर डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर वाली कैसे प्रोटोकॉल हम लोगों ने किया था, वो प्रोटोकॉल अभी हमारे कैंसर पेशेंट्स में वो वही यूज़ होता है, क्योंकि वो चीज़ अपने आप पे गुजर रही थी। तो वो उसका फ़र्क पड़ता है कि जो आप खुद देख रहे हो उसका फ़ायदा हो रहा है, वो हम लोगों ने अपने पेशेंट्स को भी बताया था। तो वो चीज़ें हम लोगों ने करनी शुरू कर दी। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि उनकी जो बीमारी थी वो रुक गई थी, प्रोग्रेसिव थी, उनको हल्की हल्की वीकनेस जो थी वो थी, लेकिन उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी।
उनको पता था कि वो जितने समय हैं वो समय वो यूज़ करना चाहते थे कि वो और क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो उन्होंने एक ऑडियो बुक बनाई जो अभी उसको वो एडिट की फॉर्म में चल रही है। उन्होंने एक बार फिर से सारी डिजीज़ के बारे में, होलिस्टिक हेल्थ के बारे में, सारे जो ऑर्गन्स के उनके डिजीज़ के बारे में एक बार फिर से बोला। और मुझे लगता है कि वो लास्ट डे तक उन्होंने ये पूरा करते ही रहे और उन्होंने पूरी करी ये जो ऑडियो सीरीज़ है। तो इस तरह सब चल रहा था। तो एक बात और मैं इसमें ये बताना चाहूँगी, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कि 3 लाइंस हैं जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उनका एक नंबर जो RBCs, जो उनका HB था, कभी भी 9 से डाउन नहीं गया। उनके जो प्लेटलेट्स थे कभी भी 1 लाख से नीचे नहीं आए। जो उनके वाइट ब्लड सेल्स थे वो जो नॉर्मल हैं 4000 कम से कम होने चाहिए, उनके जो 1200, 1300, 2000 तक आए थे मैक्सिमम। लेकिन जो वो हमारे साथ रहे 8 महीने, कोई भी उनको मेजर इन्फेक्शन नहीं हुई। थोड़े बहुत फीवर आता था, वो अपना उस दिन फास्टिंग करते थे, लिक्विड डाइट लेते थे, वो ठीक हो जाता था। सो ये जो 8 महीने का पीरियड है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कि कीमो में कॉम्प्रोमाइज़ होती, वो बिल्कुल नहीं हुई। वो एक सॉर्ट ऑफ अपनी ज़िंदगी जीते रहे और उन्होंने जो काम डिसाइड किए थे वो करे। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ को इतने अच्छे तरीके से जिया कि उन्हें कैंसर भी परेशान नहीं कर पाया। जहां डॉक्टर्स ने बता दिया था कि उनकी लाइफ सिर्फ 2 महीने की रह गई है अगर एलोपैथिक इलाज करवाया, तो वहीं उन्होंने 8 महीने सक्सेसफुली निकाले सिर्फ होलिस्टिक लाइफ की वजह से। डॉक्टर अनुपम, हम इस होलिस्टिक लाइफ पर नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे कि उन्होंने क्या प्रोटोकॉल अपनाया था। वही प्रोटोकॉल हम अपने कैंसर पेशेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि आप ये चीज़ खाएं, ये चीज़ ना खाएं और इस चीज़ को इस तरीके से खाएं तो बेहतर होगा। ये हम नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर करेंगे। इस एपिसोड में हम डॉक्टर आज़ाद, स्वर्गीय डॉक्टर आज़ाद को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ विदा करते हैं। मेरा ये जो सारे होलिस्टिक हीलर्स हैं और जो पेशेंट्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस मामले में, जैसे कि मैंने आपको सारा आज बताया, बिल्कुल डिस्करेज नहीं फील करना, क्योंकि 2 महीने और इतनी एग्रेसिव डिजीज़ को 8 महीने तक लेके जाना, ये जो होलिस्टिक हीलिंग की जीत है, इसमें कोई हार नहीं है। सो एक बात और लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि जो होलिस्टिक हीलिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इस दुनिया से जाएंगे नहीं। फिजिकल बॉडी है, वियर एंड टियर होगी, विद द टाइम हम लोग सबको जाना है, लेकिन एक हेल्दी लाइफ और एक ग्रेसफुल डेथ, ये जो होलिस्टिक हीलिंग का मोटो है और मकसद है। डॉक्टर अनुपम, आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई डॉक्टर आज़ाद के बारे में। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी, थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।